नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान और राजनीति विज्ञान में बहुत ही शानदार यूनिट पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं ग्रीक चिंतन, जिसमें प्लेटो हमारा टॉपिक चल रहा है। ग्रीक विचारक प्लेटो, लास्ट बार उसकी एक क्लास हो चुकी है, आज सेकंड क्लास है प्लेटो की। तो लास्ट वाली जो क्लास हुई थी उसमें थोड़ी छोटी क्लास हुई थी, वो 35 मिनट के आसपास। बीच में कोई थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी तो डिस्कनेक्ट करना पड़ा था। अब वहाँ से आगे हम पढ़ेंगे। तो प्लेटो के बारे में जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, मैं ब्रीफली 2 मिनट में एक रिवीजन करा देता हूँ आपका। यूनान के अंतर्गत छोटे छोटे नगर राज्य थे, जिनमें एक नगर राज्य था एथेंस। तो प्लेटो का जन्म एथेंस के अंतर्गत हुआ था और यूनान में गुरु शिष्य परंपरा के तहत 3 महान पीढ़ियाँ थीं। 3 महान पीढ़ियाँ हुई हैं। सुकरात का शिष्य हुआ है प्लेटो और प्लेटो का शिष्य हुआ है अरस्तु। ये सारी चीज़ें हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। सुकरात का शिष्य प्लेटो और प्लेटो का शिष्य अरस्तु। तो इनमें हमारा जो सब्जेक्ट में जो सिलेबस लगा हुआ है वो प्लेटो से लगा हुआ है, सुकरात सिलेबस में नहीं है। तो हम पढ़ रहे हैं प्लेटो। तो प्लेटो का जन्म यूनान के अंतर्गत हुआ है और प्लेटो का बचपन का नाम एरिस्टोक्लीज था। ये जो नोट्स जो आपके सामने स्क्रीन पे हैं, ये लास्ट क्लास में भी इनको पढ़ा दिया गया था। एक बार दोबारा से देख लो, हल्का रफली रिवीजन। प्लेटो का कालक्रम है 428 से 347 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व प्लेटो का कालक्रम है 428 से 347 ईसा पूर्व। प्लेटो के बचपन का नाम एरिस्टोक्लीज था। एरिस्टोक्लीज, बचपन का नाम एरिस्टोक्लीज। इसका अर्थ क्या होता है? सबसे अच्छा या सुप्रसिद्ध। सबसे अच्छा या सुप्रसिद्ध। प्लेटो को प्लाटोन शब्द इसके एक व्यायाम शिक्षक ने दिया था। ग्रीक भाषा का शब्द है प्लाटोन। ग्रीक भाषा का शब्द है प्लाटोन। तो ये प्लाटोन शब्द, मूल नाम तो एरिस्टोक्लीज था, लेकिन जो प्लाटोन शब्द दिया गया है, ये प्लाटोन शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। ये इसके एक व्यायाम शिक्षक ने दिया था। भाई प्लेटो संभ्रांत परिवार का था, हैंडसम था, हट्टा कट्टा था, ठीक ठाक फिटफोर था। तो प्लेटो के कंधे चौड़े थे, तो उसका जो व्यायाम शिक्षक है उसका ये प्लाटोन शब्द दिया है, इसका मतलब है चौड़े कंधों वाला। तो प्लेटो कोई फिटफोर रहा होगा, कंधे चौड़े रहे होंगे, तो उसके व्यायाम शिक्षक ने उसको प्लाटोन शब्द दे दिया। तो ये प्लाटोन जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। इसी का अपभ्रंश होके बाद में प्लेटो बना है। इसी प्लाटोन से क्या बना है? प्लेटो बना है। अच्छा, एक शब्द और सुना होगा आपने, अफलातून। प्लाटोन ग्रीक भाषा का शब्द है और इसी का अपभ्रंश अफलातून शब्द बना। ये अफलातून अरबी भाषा का शब्द है, ये अरबी का शब्द है। ये प्लाटोन का ही अपभ्रंश है, अफलातून। तो अफलातून को भी इस संदर्भ में प्रयोग किया जा सकता है कि सुप्रसिद्ध, अच्छा, श्रेष्ठ, इस संदर्भ में। क्लास में पिछली में आपको बताया गया था कि जाटों का अफलातून किसको कहा जाता है? महाराजा सूरजमल को कहा जाता है। तो ये ठीक है भाई प्लेटो। अब प्लेटो का जब जन्म हुआ, आप गौर करें, 428 से 347 ईसा पूर्व प्लेटो का कालक्रम है। तो मतलब प्लेटो का जन्म हो रहा है 428 ईसा पूर्व में। जिस समय प्लेटो का जन्म हुआ तो यूनान के अंतर्गत 2 नगर राज्य थे, एथेंस और स्पार्टा। बहुत सारे नगर राज्य थे, उनमें से जो 2 नगर राज्य थे, एथेंस और स्पार्टा, उनके बीच में एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध चल रहा था। एथेंस और स्पार्टा, इनके बीच में यूनान के 2 नगर राज्य, एथेंस प्लेटो एथेंस का रहने वाला था और एक था स्पार्टा। इनके बीच में एक 30 वर्षीय युद्ध चला है, पेलोपोनेसियन वार। कितने साल चला है साहब? 430 से 400 ईसा पूर्व, लगभग 30 साल हो गए। ठीक है। तो प्लेटो का जन्म कब हो रहा है? 428 ईसा पूर्व। तो कहने का मतलब यह है कि 428 से लेके 400 ईसा पूर्व मतलब 28 साल। 28 साल प्लेटो इस पेलोपोनेसियन वार को देखेगा, जो कि एथेंस और स्पार्टा के बीच में हुआ है। पेलोपोनेसियन वार, ये 30 साल युद्ध चला है एथेंस और स्पार्टा के बीच। प्लेटो कहां का रहने वाला है? एथेंस का। तो प्लेटो ने इस युद्ध को देखा और इस युद्ध में कमाल की बात यह थी कि स्पार्टा ने अपनी प्रबल सैनिक शक्ति के कारण एथेंस को नेस्तनाबूद कर दिया, लगभग डिस्ट्रॉय कर दिया।
इस हार को प्लेटो ने देखा और प्लेटो का जो मानव मस्तिष्क था या उसका मन था उस पर बड़ा कड़वा या खराब असर या खराब प्रभाव, या प्लेटो को बहुत बुरा लगा क्योंकि उसका देश बहुत बुरी तरीके से हार रहा था। या अच्छा, हार के कारणों में से एक बहुत बड़ा कारण यह था कि स्पार्टा जो था वहां की प्रबल सैनिक शक्ति थी। स्पार्टा की सैनिक शक्ति मजबूत थी। स्पार्टा अपने नागरिकों को फिजिकल फिटनेस मेंटेन करने की शिक्षाएं देते थे और सैनिक शक्ति बहुत अच्छी बना दिए थे उन्होंने, सैनिक शिक्षा बहुत अच्छी देते थे। तो यहीं से इस युद्ध के इस रिजल्ट के बाद प्लेटो ये तय करता है, प्लेटो बाद में जब अपनी एक पुस्तक लिखेगा रिपब्लिक में प्लेटो आदर्श राज्य व्यवस्था की कल्पना करेगा। प्लेटो एक दार्शनिक विचारक है, एक आदर्श राज्य व्यवस्था की कल्पना करेगा। किस पुस्तक में करेगा? रिपब्लिक में। उस रिपब्लिक के अंतर्गत जब प्लेटो शिक्षा व्यवस्था देगा, क्या देगा? शिक्षा व्यवस्था। रिपब्लिक के अंतर्गत प्लेटो जब अपनी शिक्षा व्यवस्था देगा तो उस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत प्लेटो मानसिक शिक्षा के साथ साथ शारीरिक शिक्षा को भी जोड़ेगा या शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था भी करेगा। क्यों करेगा? क्यों प्लेटो ने देखा कि बिना शारीरिक शिक्षा के आप एक स्थायी और शक्तिशाली राज्य की स्थापना नहीं कर सकते हो। क्योंकि शारीरिक शिक्षा के कारण, सैनिक शिक्षा के कारण स्पार्टा ने प्लेटो के राज्य एथेंस को हरा दिया था। तो इस कड़वे अनुभव के कारण प्लेटो अपनी शिक्षा व्यवस्था में वैचारिक या मानसिक शिक्षा के साथ साथ शारीरिक शिक्षा या सैनिक शिक्षा की व्यवस्था भी करेगा। चलिए ठीक है। इसके बाद प्लेटो का क्या है कि प्लेटो जब ये पेलोपोनेशियन वार हो रहा था तो उस समय एथेंस के अंतर्गत लोकतंत्र था। प्लेटो ने अपने समय पर एथेंस के अंतर्गत 2 असफल सरकारें देखी। तो देखो प्लेटो कौन कौन सी असफल सरकारें देखता है। प्लेटो अपने समय की राजनीतिक प्रणालियों को पसंद नहीं करता है, इसलिए प्लेटो जब अपनी पुस्तक लिखेगा रिपब्लिक तो उस रिपब्लिक के अंतर्गत दार्शनिक शासक का निरंकुश राजतंत्र स्थापित करेगा। ये सारी चीजें हम अगले 5 से 7 दिन बहुत ढंग से पढ़ रहे हैं, एक एक कंसेप्ट को बड़े आराम से क्लियर करते हुए चलेंगे। फिलहाल तो आप यहां देखिए कि जब ये पेलोपोनेशियन वार हो रहा है एथेंस में, उस समय पे कौन सी शासन व्यवस्था है भाई? लोकतंत्र। प्लेटो क्यों पसंद नहीं करेगा लोकतंत्र को, और प्लेटो क्यों पसंद नहीं करेगा और अन्य शासन व्यवस्थाओं को? इसका कारण यह है कि जब पेलोपोनेशियन वार हो रहा है तो उस समय पर एथेंस में क्या है? लोकतंत्र। तो उस समय फिर क्या हुआ? प्लेटो का खुद का राज्य बुरी तरीके से हार गया। तो इसलिए प्लेटो को लोकतंत्र से ज्यादा लगाव नहीं रहा, क्योंकि अपने देश को उसने लोकतंत्र शासन व्यवस्था के तहत हारते हुए देखा। ठीक है। जब ये पेलोपोनेशियन वार खत्म हुआ तो ये लोकतंत्र भी चला गया। फिर एथेंस में एक शासन व्यवस्था आई, 30 लोगों का शासन, रूल ऑफ 30, 30 लोगों का शासन। ये भाई एथेंस में व्यवस्था आई। 30 लोगों का शासन, या इसको कहा गया रूल ऑफ 30। अच्छा, ये 30 लोगों के शासन जो आया था, जो कि पेलोपोनेशियन वार के बाद आया था, लोकतंत्र के हटने के बाद आया था, इसमें प्लेटो को भी इनविटेशन था। चूंकि प्लेटो संभ्रांत परिवार का तो था, प्लेटो को इनविटेशन था कि भाई आप भी आ जाइए, मंत्री का पद ग्रहण करिए, शासन व्यवस्था में आप सहयोग करें। लेकिन प्लेटो ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब प्लेटो 30 लोगों के शासन में शामिल नहीं हुआ। बाद में ये 30 लोगों का शासन बहुत ज्यादा भ्रष्ट हो गया। प्लेटो ने देखा कि इस 30 लोगों के शासन जो चल रहा है एथेंस के अंतर्गत, उसमें अव्यवस्था फैल गई है, शासन के अंतर्गत भ्रष्टाचार फैल गया है। तो प्लेटो का इससे मन खिन्न हो गया। फिर ये 30 लोगों का जो शासन था, इस समय पे क्या हुआ, इसके बाद वापस एथेंस के अंतर्गत फिर लोकतंत्र आया था, उसके बाद वापस लोकतंत्र आया है। तो ये क्रम रहा है प्लेटो के समय पे शासन व्यवस्थाओं का। पेलोपोनेशियन वार हो रहा है तो उस समय पे स्टार्टिंग में फिर लोकतंत्र है, उसके बाद 30 लोगों का शासन आया है, फिर ये भी असफल हो गया है, उसके बाद वापस लोकतंत्र आया है। अच्छा, इन 2 शासन व्यवस्थाओं में एक और घटना घटती है जिससे प्लेटो को इनसे नफरत होती है कि जो ये 30 लोगों का शासन था, इसने प्लेटो के गुरु सुकरात पर आरोप लगाए कि तुम यूनानी देवी देवताओं की आलोचना करते हो और तुम यूनान में नास्तिकता फैलाते हो, युवाओं को पथभ्रष्ट करते हो, नास्तिकता फैलाते हो, यूनानी देवी देवताओं की आलोचना करते हो।
सुकरात को दोषी ठहराया 30 लोगों के शासन ने। और बाद में जो ये लोकतंत्र था, इस लोकतंत्र ने सुकरात को हेमलॉक जहर का प्याला देकर मार दिया, उन पर अभियोग चलाया। लोकतंत्र ने क्या चलाया? सुकरात पर अभियोग चलाया और हेमलॉक जहर का प्याला देकर मार दिया, मतलब सुकरात पर केस चलाया और सुकरात के सामने ऑफर रखा। अब देखो, इससे पहले की एक घटना क्या घटती है कि 30 लोगों के शासन ने सुकरात को फंसाया, यूनानी युवाओं को पथभ्रष्ट करने का आरोप लगाया, नास्तिकता फैलाने का आरोप लगाया। ठीक है, यूनानी देवी देवताओं की आलोचना करता है सुकरात, इस प्रकार का उस पर आरोप लगाया 30 लोगों के शासन ने। लोकतंत्र ने प्लेटो पर मुकदमा चलाया। इसके बाद लोकतंत्र आ गया, उसने प्लेटो पर मुकदमा चलाया और मुकदमा चलाने के बाद प्लेटो को मृत्युदंड की सजा हुई। प्लेटो को नहीं, सुकरात को। सुकरात को इन्होंने फंसाया था, इन्होंने उस पर मुकदमा चलाया और मृत्युदंड की सजा हुई सुकरात को। अब सुकरात का शिष्य कौन है? प्लेटो तथा सुकरात के कुछ मित्र सुकरात से मिलने गए जेल में। और सुकरात, अच्छा, पहले उन्होंने शासन से जुड़े हुए लोगों से रिक्वेस्ट की, प्लेटो और सुकरात के कुछ मित्रों ने, कि भाई सुकरात बहुत इंटेलिजेंट है, यूनान के युवाओं को इसकी ज़रूरत है और इतने बुद्धिमान व्यक्ति को फांसी की सज़ा देकर या मृत्युदंड देकर मारना कतई उचित नहीं है। तो फिर क्या हुआ? शासन से जुड़े लोगों ने प्लेटो और सुकरात के जो मित्र जो कि उनसे मिलने गए थे, उनसे कहा कि अगर सुकरात ये एक्सेप्ट कर ले, ये स्वीकार कर ले कि मैंने यूनान के युवाओं को पथभ्रष्ट नहीं किया है, यूनानी देवी देवताओं की मैंने कोई आलोचना नहीं की है, और भविष्य में अगर ये गलती से हो गया है तो भविष्य में मैं ऐसा नहीं करूंगा, सिर्फ सुकरात ये लाइन बोल दे तो हम सुकरात को छोड़ देंगे, माफी मांग ले, हम सुकरात को छोड़ देंगे। अब प्लेटो और सुकरात के मित्र जब सुकरात से मिलने गए कि आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है कि अपने कहे हुए या किए हुए पे पछतावा व्यक्त करना है और माफी मांगनी है, और भविष्य में आप ऐसा काम नहीं करोगे, ये आश्वासन देना है, और आपने गलती से ऐसा कह दिया, बाकी आप ऐसा नहीं कहना चाहते हैं, बस इतना बोलना है। लेकिन सुकरात क्या, सत्य का बहुत बड़ा वक्ता, उसने दो टूक मना कर दिया। सुकरात ने कहा कि जब मैंने ऐसा कहा है या मैंने जो शिक्षाएं दी हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि ये शिक्षाएं मैंने नहीं दी हैं। मतलब सुकरात ने कह दिया कि मैं झूठ नहीं बोल सकता। प्लेटो वगैरह काफी उन्होंने कहा कि आपको मार दिया जाएगा, आप पर केस चल रहा है, तो सुकरात ने मृत्यु को मंजूर किया, लेकिन सत्य से डिगा नहीं। तो बाद में फिर शासन व्यवस्था ने क्या किया, सुकरात के सामने दो ऑप्शन रखे कि भाई या तो हेमलॉक जहर का प्याला ये पीजिए या आप माफी मांगे। सुकरात ने हेमलॉक जहर का प्याला पी लिया और मर गया। इस घटना का भी प्लेटो पर बहुत ही नकारात्मक असर पड़ा। तो ये शासन व्यवस्था है, लोकतंत्र, बाद में 30 लोगों का शासन, फिर लोकतंत्र आया, तो इनसे प्लेटो को नफरत हो गई, घृणा हो गई। अच्छा, सुकरात की मृत्यु के बाद प्लेटो को खुद की सुरक्षा की चिंता भी हुई, तो वो यूनान छोड़ के चला गया। इटली, सिसिली, मिस्र, और कुछ लोगों का मानना है कि वो भारत में गंगा नदी के तट पर भी आया था भाई प्लेटो, ज्ञान की तलाश में। ठीक है, बाद में प्लेटो वापस यूनान गया और यूनान में अपनी एकेडमी की स्थापना की। यूनान का यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय माना जाता है। प्लेटो ने वहां पर किस संस्था की स्थापना की है? एकेडमी। यूनान के अंतर्गत, एथेंस के अंतर्गत एकेडमी। एकेडमी के गेट पर प्लेटो ने लिखवा दिया था कि जिसको गणित का ज्ञान नहीं है वो इस संस्था के अंतर्गत प्रवेश नहीं करे। गणित सब्जेक्ट से प्लेटो को इतना लगाव था। ठीक है, अरस्तु प्लेटो की एकेडमी का मस्तिष्क कहलाता था। प्लेटो का यह मानना था कि उसका जो शिष्य अरस्तु है वो उसकी अकादमी का या एकेडमी का मस्तिष्क है। मतलब अरस्तु बहुत इंटेलिजेंट था और यह बात प्लेटो भी मानता था। अच्छा, अब प्लेटो के राजनीतिक चिंतन की बात करते हैं। यह तो हुआ प्लेटो की क्रोनोलॉजी, मतलब प्लेटो का इतिहास, कि प्लेटो किन परिस्थितियों में पैदा हो रहा है, किस किस तरीके से प्लेटो का जीवन आगे बढ़ रहा है और कौन कौन सी घटनाओं ने प्लेटो के मानव मन पर क्या क्या प्रभाव डाला है। अब पढ़ते हैं प्लेटो का राजनीतिक चिंतन। तो प्लेटो के राजनीतिक चिंतन को पढ़ने से पहले आप एक तथ्य जानिए, एक शब्द आएगा बार बार। प्लेटो ने अपने समय पर सोफिस्ट विचारक, एक शब्द आएगा सोफिस्ट विचारक। ये आप राजनीति विज्ञान में जब कोई भी किताब पढ़ोगे तो ये शब्द बार बार आएगा, सोफिस्ट विचारक। तो सोफिस्ट विचारक क्या है? सोफिस्ट विचारक प्लेटो के समय और उससे पहले से ही सोफिस्ट विचारक नाम के व्यक्ति यूनान में पाए जाते थे। कमाल की बात यह है कि ये यूनान के रहने वाले नहीं थे। तो कैसे थे? गैर यूनानी थे।
क्या खास बात थी इनकी? गैर यूनानी, मतलब यूनान के रहने वाले नहीं है। उस समय पर गैर यूनानियों को मैटिक्स बोला जाता था, मैटिक्स। और जो यूनानी होता था उसको क्या बोला जाता था? हेलेनिक, हेलेनिक। तो चूंकि सोफिस्ट विचारक यूनान के रहने वाले नहीं हैं तो इनको क्या बोला जाएगा? मैटिक्स बोला जाएगा। गैर यूनानी है, गैर यूनानी है तो मैटिक्स बोला जाएगा। यूनान का अगर कोई रहने वाला है तो उसको क्या बोला जाएगा? हेलेनिक बोला जाएगा। तो सोफिस्ट विचारक यूनान के नहीं हैं, तो यूनान के नहीं हैं तो इनको क्या बोला जाएगा? मैटिक्स। तो ये गैर यूनानी है, मैटिक्स हैं, ठीक है। काम क्या था? धन लेते थे लोगों से और धन के बदले में लोगों को तर्क विद्या, वाकपटुता, सत असत, नैतिक अनैतिक आदि विषयों का ज्ञान कराते थे। धन लेते थे और धन के बदले में सत असत, नैतिक शिक्षा, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या सत है, क्या असत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, तर्क विद्या, वाकपटुता आदि विषयों का ज्ञान कराते थे। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये सोफिस्ट विचारकों की स्थिति कोचिंग के टीचरों जैसी है, तो भाई नहीं मानता मैं इस बात को। क्योंकि कोचिंग का टीचर तो चलो उसमें जितना भी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा जितना भी ज्ञान है, धन तो लेता है पक्का, लेकिन एक सच का सामना विद्यार्थियों से कराता है। लेकिन सोफिस्ट विचारकों की एक खास बात और थी कि सोफिस्ट विचारक विद्यार्थी के अकॉर्डिंग ज्ञान कराते थे। मतलब सत्य और ज्ञान के संबंध में वो निरपेक्ष नहीं थे, सार्वभौमिक नहीं थे। कैसे थे? सापेक्ष थे। अब ये निरपेक्ष क्या होता है, सापेक्ष क्या होता है, इन शब्दों पे जो ये टेक्निकल शब्द हैं इन पर हम अभी बात करेंगे। सोफिस्ट किसी विद्यार्थी से पूछते थे, कोई विद्यार्थी कहता था कि सोफिस्ट के पास गया, कल्पना करें सोफिस्ट के पास गया और सोफिस्ट विचारक उनसे पूछ रहा है कि सर ये बताइए कि मैं ताश खेलना चाहता हूँ, ताश खेलना मुझे अच्छा लगता है, तो मैं खेलूँ कि नहीं खेलूँ? सोफिस्ट उससे पूछेगा कि भाई तुम्हें क्या लगता है? मैं सर मुझे ताश खेलने में बहुत मज़ा आता है और मेरा खेलने का मन करता है, तो मेरी तो ये इच्छा है, बाकी आप बताएं कि ये सही है या गलत है, नैतिक है या अनैतिक है। तो सोफिस्ट विचारक चूंकि व्यक्ति सापेक्ष होते थे तो व्यक्ति के हिसाब से वो ज्ञान की व्याख्या करते थे। तो फिर सोफिस्ट क्या व्याख्या करेगा? सोफिस्ट व्याख्या करेगा कि ताश खेलना बहुत अच्छा होता है, उससे आपका जो फ्रेंड सर्कल है उससे आपकी मीटिंग हो जाती है, और अगर आप ताश के गेम में जीत रहे होते हैं तो आपका मन प्रसन्न होता है, अतः ताश खेलना बहुत अच्छा है, आप रोजाना ताश खेला करो। ठीक है। अब कल्पना करो एक व्यक्ति दूसरे दिन गया सोफिस्ट के पास, उसी सोफिस्ट के पास, कि सर मुझे ताश खेलूं मैं या नहीं खेलूं, ताश खेलना अच्छा है या बुरा है, नैतिक है या अनैतिक है? सोफिस्ट पूछेगा कि आपको क्या लगता है, आपको कैसा लगता है ताश खेलना, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? वो विद्यार्थी या वो व्यक्ति कहेगा सर मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं लोगों को देखता हूँ तो मेरा कई बार मन कर जाता है कि मुझे शायद खेल लेना चाहिए, बाकी मेरी कोई रुचि नहीं है, मुझे कोई अच्छा लगता नहीं है। तो सोफिस्ट व्याख्या करेंगे ताश खेलना कोई अच्छा कार्य नहीं है, इससे टोटल टाइम वेस्ट होता है, इससे जुआ खेलने की लत लगती है, समाज में जो आपका स्टेटस है वो डाउन होता है, इसलिए ताश खेलना एक बिल्कुल बेकार चीज़ है, आपको ताश बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि वो सत्य और ज्ञान के संबंध में एक जैसे नहीं थे, निरपेक्ष नहीं थे, सार्वभौमिक नहीं थे। कैसे थे? सापेक्ष थे, परिवर्तनशील थे। तो ये होता है सोफिस्ट। धन लेते थे और धन लेकर सत असत, नैतिक अनैतिक, तर्क विद्या, वाकपटुता आदि का ज्ञान लोगों को करवाते थे। तो कोचिंग का टीचर और सोफिस्ट विचारक के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे प्लेटो की। तो प्लेटो ने अपने समय पे जो सोफिस्ट विचारक थे, सोफिस्ट विचारकों के बहुत सारे सिद्धांतों को खारिज कर दिया। कौन कौन से सिद्धांत खारिज किए? वो सारे सिद्धांत आगे जब हम प्लेटो पढ़ेंगे तो हमारे पढ़ने में आएंगे। तो कौन कौन से सिद्धांत खारिज किए? ज्ञान या सत्य की सापेक्षता का सिद्धांत। सोफिस्ट ज्ञान या सत्य की सापेक्षता का सिद्धांत देते थे भाई, इसको खारिज कर दिया। फिर प्लेटो कौन सा सिद्धांत देगा उस पर भी अपन बात करेंगे। और सोफिस्ट विचारकों का न्याय का सिद्धांत, इसको भी खारिज कर दिया प्लेटो ने। तो ज्ञान या सत्य की सापेक्षता का सिद्धांत और न्याय का सिद्धांत सोफिस्ट विचारकों के इन सिद्धांतों को खारिज कर दिया। बाद में फिर प्लेटो ने अपने सिद्धांत दिए। तो
तो सबसे पहले ज्ञान या सत्य की सापेक्षता का सिद्धांत क्या है, इस बात पर अपन गौर करें। यहां एक शब्द आया है सापेक्षता। ज्ञान या सत्य की सापेक्षता का सिद्धांत, एक है सापेक्षता और एक शब्द होता है निरपेक्षता। एक इसका ही जस्ट अपोजिट शब्द होता है निरपेक्षता। तो सोक्रात और प्लेटो, सोक्रात और प्लेटो तो ज्ञान और सत्य की निरपेक्षता के सिद्धांत का समर्थन करते थे और सोफिस्ट सापेक्षता का करते थे। तो देखो इन दोनों का मतलब क्या है। एक शब्द होता है सापेक्ष और एक शब्द होता है निरपेक्ष। निरपेक्ष उसको बोलते हैं जिसकी स्थिति पर देश काल और परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़े, उसको निरपेक्ष बोला जाता है। उसको आप सार्वभौमिक भी बोल सकते हो, सार्वभौमिक या यूनिवर्सल बोल सकते हो, निरपेक्ष भी बोल सकते हो। दोबारा इन शब्दों पर गौर करो कि क्या है निरपेक्ष, कि देश काल और परिस्थिति, इन तीनों के हिसाब से अगर किसी की स्थिति बदल रही है, मतलब परिवर्तनशील है, तो वो सापेक्ष है। वो क्या है, सापेक्ष। लेकिन देश काल और परिस्थिति के हिसाब से किसी की स्थिति नहीं बदल रही है तो वो क्या है, निरपेक्ष। देश का मतलब होता है स्थान, काल का मतलब होता है समय, और परिस्थिति का मतलब होता है कंडीशंस, जीवन की परिस्थिति अच्छी बुरी जैसी भी है। इनके आधार पर अगर किसी की स्थिति बदल रही हो, बदल जाए, तो वो है सापेक्ष। तो सापेक्षता में परिवर्तनशीलता निहित है। ये फिलॉसफी है, इसको एक एक शब्द को ढंग से समझना है। और प्लेटो को पकड़ने से पहले फिलॉसफी आना जरूरी है, क्यों प्लेटो राजनीति विज्ञान में भी है और प्लेटो फिलॉसफी में भी है। अगर आईएएस की फिलॉसफी पढ़ी जाएगी या स्टेट सर्विसेज जैसे राजस्थान में आरएएस चलता है, इनकी फिलॉसफी अगर पढ़ी जाएगी तो प्लेटो में राजनीति विज्ञान के कई सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। अभी जैसे जैसे प्लेटो आगे बढ़ेगा, केवल राजनीति विज्ञान की किताबें अगर आप पढ़ते हो और फिलॉसफी का ज्ञान अगर आपको नहीं है तो आप सिर्फ चीजों को रट पाओगे, समझ नहीं पाओगे। प्लेटो को समझने के लिए प्लेटो का राजनीतिक चिंतन पढ़ने के साथ साथ प्लेटो को फिलॉसफी भी आनी चाहिए, जब प्लेटो ढंग से पकड़ में आएगा। और इस टाइप के सवाल नेट में, असिस्टेंट प्रोफेसर में और राजस्थान में लगातार होने वाली जो परीक्षाएं स्कूल लेक्चरर की, उनमें बार बार सवाल आते हैं। विद्यार्थी उन सवालों को पकड़ने का प्रयास करते हैं राजनीति विज्ञान की किताबों से, जबकि वो सवाल मिलते हैं दर्शन शास्त्र की किताबों में। तो यहां पे गौर करिए, सापेक्ष क्या है, निरपेक्ष क्या है। पहले तो एक शब्द पकड़ो कि जो सोफिस्ट विचारक थे वो ज्ञान और सत्य की सापेक्षता का सिद्धांत देते थे, जबकि प्लेटो और सुकरात ज्ञान और सत्य की निरपेक्षता, अपरिवर्तनशीलता और सार्वभौमिकता का ज्ञान देते थे। अब इन शब्दों में क्या अंतर होता है ये समझो। सापेक्ष क्या होगा, जो देश काल और परिस्थिति के हिसाब से बदलेगा, बदलेगा उसको क्या बोलेंगे भाई, उसको बोलेंगे सापेक्ष। और जो नहीं बदलेगा उसको क्या बोलेंगे, निरपेक्ष। ठीक है, देश काल और परिस्थिति के हिसाब से जो बदलेगा या परिवर्तनशील है जिसकी स्थिति, वो है सापेक्ष। नहीं बदलेगा या अपरिवर्तनशील है जिसकी स्थिति, वो क्या है, निरपेक्ष। जैसे सोफिस्ट कहते थे, एक प्रोटेगोरस नाम का सोफिस्ट हुआ है, सोफिस्ट विचारक प्रोटेगोरस, वो कहता था मनुष्य समस्त चीजों का मापदंड है या मनुष्य समस्त ज्ञान का मापदंड है। तो इसका मतलब क्या है कि सत्य ज्ञान क्या है, इसका निर्धारण मनुष्य के हिसाब से होता है, क्योंकि मनुष्य ही समस्त वस्तुओं का मापदंड है। ये कौन कह रहा है, सोफिस्ट विचारक कह रहा है। तो मनुष्य ही अगर समस्त वस्तुओं का मापदंड है, मनुष्य के हिसाब से ही अगर ज्ञान निर्धारित होता है, तो मनुष्य मनुष्य में तो अंतर होता है कि नहीं होता। सुनील के हिसाब से ज्ञान अलग होगा, राजू के हिसाब से ज्ञान अलग होगा, और मुकेश के हिसाब से ज्ञान अलग होगा। तो ज्ञान की परिवर्तनशीलता या ज्ञान की सापेक्षता, ये सोफिस्ट विचारकों के चिंतन में आती है। प्लेटो और सुकरात क्या कहेंगे कि मनुष्य समस्त वस्तुओं का मापदंड नहीं है, सत्य तो सत्य है। दौड़ दो चार होते हैं तो चार ही होते हैं, चाहे राजू बैठा रहे, सुनील बैठा रहे और मुकेश बैठा रहे, मनुष्य से कोई प्रभावित नहीं होता।
सूरज अगर पूर्व में निकलता है तो पूर्व में ही निकलता है, चाहे कोई सा ही मनुष्य बैठा रहे वो यही बात बोलेगा, कहां साहब सूरज पूर्व में निकलता है। तो प्लेटो ने इस प्रकार सोफिस्ट विचारकों के ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत, सत्य की सापेक्षता का सिद्धांत, और चूंकि सापेक्षता में ही परिवर्तनशीलता या बदलना निहित है तो उसको ज्ञान या सत्य की परिवर्तनशीलता का सिद्धांत भी कह सकते हैं, जो सोफिस्ट विचारकों ने दिया है। सापेक्षता या परिवर्तनशीलता का सिद्धांत वो खारिज कर दिया और अपना क्या सिद्धांत दिया कि सत्य और ज्ञान अपरिवर्तनशील हैं, दौड़ दो चार होते हैं। ये 100 साल पहले भी था, आज भी है और 100 साल बाद भी होगा। दौड़ दो चार होते हैं, इस बात पर काल मतलब समय, इसका प्रभाव पड़ा क्या? नहीं पड़ा। 100 साल पहले भी दौड़ दो चार, आज भी दौड़ दो चार और 100 साल बाद भी दौड़ दो चार। तो काल से प्रभावित हो रहा है? नहीं हो रहा। देश का मतलब स्थान, स्थान से फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। अमेरिका में भी दौड़ दो चार, भारत में भी दौड़ दो चार और ऑस्ट्रेलिया में भी दौड़ दो चार, पाकिस्तान में भी दौड़ दो चार। तो देश मतलब स्थान से प्रभावित नहीं हुआ, परिस्थिति से प्रभावित हुआ क्या? नहीं हुआ। आप कितने ही दुखी हैं जब भी दौड़ दो चार, और आप कितने ही सुखी हैं जब भी दौड़ दो चार। तो प्लेटो और सुकरात का यह कहना है कि सत्य ज्ञान वही है जो देश काल और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तनशील ना हो। मतलब कैसा हो? अपरिवर्तनशील हो। और जो देश काल और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तनशील नहीं होगा उसको क्या बोला जाएगा? निरपेक्ष। तो ज्ञान की निरपेक्षता का सिद्धांत प्लेटो और सुकरात दे रहे हैं, और सोफिस्ट विचारक क्या दे रहे थे? सत्य की और ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत। उनका यह कहना था कि सत्य और ज्ञान देश काल और परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। बदलते रहते हैं तो मतलब वो सापेक्ष हैं। तो सत्य की सापेक्षता, ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कौन दे रहे थे? सोफिस्ट विचारक दे रहे थे। इनको खारिज कर दिया किसने? कर दिया? प्लेटो ने कर दिया। अच्छा, एक चीज और सुन लें, प्लेटो का गुरु जो सुकरात है उसने कोई पुस्तक नहीं लिखी है। सुकरात को हिट किया है उसके शिष्य प्लेटो ने। प्लेटो ने अपनी जो पुस्तकें लिखी हैं उनमें सुकरात को एक नायक के रूप में दर्शाया है। प्लेटो ने अपनी अधिकांश पुस्तकें, देखो पिछली जो अपनी क्लास हुई थी उसमें कुछ चीज़ें मैंने पढ़ाई थी, या पिछली क्लास आप देखना उसको, कि भाई प्लेटो ने अपनी अधिकांश पुस्तकें डायलॉग शैली या संवाद शैली में लिखी हैं। डायलॉग या संवाद मतलब वार्तालाप की शैली में लिखी हैं। उसमें उसने अपना नायक बनाया है सुकरात। तो प्लेटो ने जो भी सिद्धांत अपने दिए हैं या जिनका प्रतिपादन करवाया है वो सुकरात के मुख से करवाया है, सुकरात के द्वारा करवाया है। सुकरात ने खुद ने कोई किताब नहीं लिखी है, वह प्लेटो के द्वारा लिखित किताबों के अंतर्गत एक नायक है सुकरात। तो प्लेटो और सुकरात ज्ञान की और सत्य की निरपेक्षता, सार्वभौमिकता और अपरिवर्तनशीलता का सिद्धांत देते हैं। इन शब्दों को पकड़ना, ये नोट्स में भी आएगा, मैं पढ़ाऊंगा आगे, फिलहाल तो आप इन शब्दों को पकड़ना। तो क्या सिद्धांत देते हैं भाई? ज्ञान या सत्य की निरपेक्षता, दूसरा शब्द आ जाएगा अपरिवर्तनशीलता, और तीसरा शब्द आ जाएगा सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का सिद्धांत देते हैं। कौन कौन देते हैं? प्लेटो और सुकरात। यहां पे एग्जामिनर सवाल पूछ लेगा, प्लेटो के राजनीतिक चिंतन में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन देगा, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन देगा ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत। अब उत्तर क्या होगा भाई? क्या नहीं पाया जा रहा है प्लेटो के चिंतन में? आपने अभी, मैंने बड़ी डिटेल से आपको समझाया है। प्लेटो के चिंतन में नहीं पाया जा रहा है ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत। प्लेटो के चिंतन में पाया जा रहा है निरपेक्षता का सिद्धांत, अपरिवर्तनशीलता का सिद्धांत, सार्वभौमिकता का सिद्धांत। लेकिन ज्ञान और सत्य की सापेक्षता का सिद्धांत प्लेटो के चिंतन में नहीं पाया जा रहा है। अब ये सवाल कब कर पाओगे? जब इन सारे शब्दों के मतलब आप पे आ रहे होंगे। मतलब फिलॉसफी, प्लेटो की फिलॉसफी आप पे आ रही होगी। राजनीति विज्ञान तो बाद में आएगा, पहले प्लेटो का दर्शन शास्त्र आएगा, वो पकड़ोगे तब राजनीति विज्ञान हिट करोगे। ठीक है, तो यहां पे गौर करें,
प्लेटो ज्ञान की निरपेक्षता का सिद्धांत दे रहा है। निरपेक्षता क्या होती है? अभी मैंने आपको बताया कि देश काल और परिस्थिति के अनुसार जिसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़े वो क्या होता है? निरपेक्ष। तो प्लेटो क्या कहता है? सत्य और ज्ञान निरपेक्ष है, देश और काल परिस्थिति का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। और जब देश काल और परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो वो फिर क्या हो जाएगा? अपरिवर्तनशील होगा कि नहीं होगा? अपरिवर्तनशील होगा। तो ज्ञान निरपेक्ष है, ज्ञान अपरिवर्तनशील है। और जिसकी स्थिति पे देश काल और परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक बोलते हैं कि नहीं बोलते? यूनिवर्सल बोलते हैं कि नहीं बोलते? इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हो तो ये पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते कि यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, ये इसके अंतर्गत कोई आर्टिकल वार्टिकल कोई कुछ नहीं आएगा या ऐसा कैसा ही रहेगा। यूनिवर्सल शब्द का प्रयोग वहां होता है कि जहां कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो सार्वभौमिक, सार्वभौमिक उसको बोलते हैं जिसकी परिस्थिति पे देश काल और जिसकी स्थिति पे देश काल और परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़े उसको सार्वभौमिक बोलते हैं। जो हमेशा से होता रहा है, वर्तमान में भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा, जो बिल्कुल कभी भी परिवर्तनशील नहीं है उसको क्या बोलेंगे? सार्वभौमिक। तो प्लेटो ने सत्य और ज्ञान को निरपेक्ष माना, अपरिवर्तनशील माना और सार्वभौमिक माना। क्या नहीं माना? सापेक्ष नहीं माना। कौन मानते थे सापेक्ष? सोफिस्ट मानते थे सापेक्ष। तो सोफिस्टों के न्याय के सिद्धांत को उड़ाया। अभी हम प्लेटो का न्याय का सिद्धांत पढ़ाएंगे अगली क्लासों में। तो अपने न्याय का सिद्धांत देने से पहले प्लेटो पहले से चले आ रहे विचारकों के न्याय के सिद्धांत को खारिज करता है, जो कि सोफिस्ट विचारक थे जिन्होंने दे रखा था, उसको खारिज करता है और फिर उसके बाद अपने न्याय का सिद्धांत देता है। तो सोफिस्ट विचारकों के न्याय के सिद्धांत को खारिज किया, ज्ञान और सत्य की सापेक्षता के सिद्धांत को उनके को खारिज किया, फिर अपना सिद्धांत प्लेटो देता है। अब हम पढ़ेंगे प्लेटो की कुछ बुक्स कि प्लेटो ने अपनी कौन कौन सी किताबें लिखी और उन किताबों के अंतर्गत किन किन चीजों का वर्णन है। देखो पढ़ने का तरीका क्या है कि जैसे किसी भी विचारक जो भी आपके सामने आगे आएंगे उनकी जो बुक्स हैं उनके नाम तो आपको मैक्सिमम के याद होना चाहिए। आजकल क्या है कि पेपर बड़े टफ सेट हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा तथ्यात्मक और फैक्चुअल पेपर सेलेक्ट हो रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आप याद कर लोगे तो वो आपके फायदे का सौदा रहेगा। पुराने ज़माने में जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ते थे तो ये माना जाता था तथ्य कम आते हैं, कंसेप्ट ज़्यादा आते हैं। तो कंसेप्ट पे जिसकी पकड़ है, मतलब राजनीति विज्ञान पे जिसकी पकड़ है, वो आदमी जीत जाएगा। वर्तमान में पेपर का ट्रेंड खासकर पिछले 5 साल में अगर देखा जाए तो कंसेप्ट पे बहुत मजबूती से पकड़ होनी चाहिए और तथ्यों को भी रटने की प्रवृत्ति बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। अब ट्रेंड ये है कि आपका एक भी पायदान हल्का नहीं होना चाहिए। आपको पूरी मजबूती के साथ सब्जेक्ट के साथ आना है कि तथ्य की जगह तथ्य पूछ, कंसेप्ट की जगह कंसेप्ट पूछ, और जहां से भी आना चाहो राजनीति विज्ञान में वहां से आओ, तब सीट निकलेगी। यह दौड़ चल रहा है भाई पिछले 4-5 साल में। दोनों फर्स्ट ग्रेड पिछली, असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत शिक्षा विभाग का फर्स्ट ग्रेड, ये जो 4 पेपर हुए हैं पिछले 4 सालों के अंतर्गत, इन्होंने राजनीति विज्ञान के पठन पाठन की प्रक्रिया को पूरी तरीके से बदल दिया है, पढ़ने वाले के लिए भी और पढ़ाने वाले के लिए भी। तो अब दौर वो है कि जहां आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। तो हमने भी इस चुनौती को स्वीकार कर लिया है कि हम भी पॉलिटिकल साइंस को वहां पहुंचाना चाहते हैं कि इससे ऊपर फिर कोई लेवल ही नहीं हो इंडिया में। तो जितना भी मटेरियल, जितनी भी बुक्स, प्रामाणिक किताबें, पुराने पेपर, जहां कहीं से भी हमको मिलता है, हम इसको प्रिंटेड फॉर्म में इस तरीके से तैयार कर लेते हैं। और अपनी जो कक्षा कार्यक्रम है उसमें पहले राजनीतिक चिंतन को समझाने के साथ फिर पूरा नोट्स आपकी स्क्रीन पर आता है, फिर उसकी भी एक रीडिंग करवाते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं प्लेटो। प्लेटो में एक जनरल इन्फॉर्मेशन देने के बाद लास्ट क्लास हो गई थी, उसके बाद सोफिस्ट विचारकों पर वो क्लास रुक गई थी। उसके बाद सोफिस्ट विचारक क्या होते हैं और प्लेटो का चिंतन कैसे कैसे है, अब सीधे नोट्स पे आइए। ये तो हम पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में, आगे बढ़े। हाँ जी, सोफिस्ट विचारक। यहां पे क्लास जो लास्ट में खत्म हुई थी वो यहां पे हुई थी। तो सोफिस्ट विचारक क्या है, गौर करें। इस पर भी अपन बात कर चुके थे, नोट्स की रीडिंग करें। ये गैर यूनानी विचारक थे। तो भाई कैसे विचारक थे? गैर यूनानी, ठीक है जी। विचारक थे जो धन के बदले में तर्क विद्या, वाकपटुता,
सत असत का ज्ञान कराते थे, नैतिक अनैतिक का कराते थे, आदि का ज्ञान कराते थे। और इनको क्या कहा जाता था? मैटिक्स। यूनानियों को क्या कहा जाता था? हेलेनिक। इनको गैर यूनानी जो होते थे उनको क्या कहा जाता था? मैटिक्स। और यूनानियों को क्या कहा जाता था? हेलेनिक। ये फैक्ट आपके हो चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अब सोफिस्ट विचारकों के कुछों के आपको नाम याद रखने हैं। तो देखो ये रहे सोफिस्ट विचारक: प्रोटेगोरस, सेफेलस, पॉलीमार्कस, थ्रेसिमेकस, जॉर्जियस। इन सारे सोफिस्ट विचारकों के आप नाम याद रखोगे। प्रोटेगोरस, सेफेलस, पॉलीमार्कस, थ्रेसिमेकस, जॉर्जियस। क्योंकि एग्जामिनर एक सवाल ऐसा पूछ लेगा, पास्ट में पूछा हुआ भी है, कि निम्नलिखित में से कौन सोफिस्ट विचारकों में शामिल नहीं था। तो इस सवाल का जवाब कब दे पाओगे? जब जो सोफिस्ट विचारक है उनके नाम आप पे आ रहे होंगे। ठीक है, अब सोफिस्ट विचारक भाई कैसे हैं, इनकी विशेषता देखिए। मानववादी। देखो सोफिस्ट विचारकों की खासियत देखो, मानववादी हैं। मानववादी क्या होता है कि ऐसा राजनीतिक विचारक जिसकी दृष्टि में मानव और उसका हित परम साध्य होता है। समाज या राज्य की तुलना में मानव और उसका हित परम साध्य होता है। मतलब वो प्रायोरिटी पे किसको लेगा? मानव को लेगा और उसके हित को लेगा, समाज और राज्य को नहीं लेगा। वो मानववादी होता है। तो सोफिस्ट विचारक कैसे हैं? मानववादी। ठीक है, व्यक्तिवादी। व्यक्तिवादी और मानववादी दोनों के बीच में हल्का सा अंतर है। लेते तो दोनों ही मानव को प्रायोरिटी पे हैं, लेकिन व्यक्तिवादी क्या होता है कि एक व्यक्ति का हित पूरे समाज और राज्य की तुलना में परम है। यह व्यक्तिवादी। ठीक है, मानववादी व्यक्तिवादी हो सकता है, लेकिन व्यक्तिवादी मानववादी हो यह कोई जरूरी नहीं है। व्यक्तिवादी तो वो होता है कि सब एक व्यक्ति का हित पूरे समाज और पूरे राज्य की तुलना में ज्यादा श्रेष्ठ है। वो क्या होता है? व्यक्तिवादी। मानववादी क्या होता है कि एक व्यक्ति का हित श्रेष्ठ हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि उस एक व्यक्ति के हित का उत्थान करते करते समाज और राज्य के बहुत सारे मानवों के हितों का क्या कर दें? नुकसान कर दें। मानववादी तो ये कहेगा कि मानव होने के नाते सभी मानवों का उत्थान होना चाहिए। व्यक्तिवादी क्या कहेगा? व्यक्तिवादी ये कहेगा कि एक व्यक्ति का हित उस व्यक्ति के लिए परम है और राज्य और समाज से ज्यादा श्रेष्ठ है। व्यक्तिवादी आर्थिक असमानता अगर समाज में फैल रही है और एक व्यक्ति का हित हो रहा है तो उसको अलाउड कर देगा व्यक्तिवादी के। ठीक है, अगर एक व्यक्ति का हित हो रहा है तो भाई होने दो, उसके लिए वो बेस्ट है। मानववादी क्या कहेगा कि उस व्यक्ति का हित भी होने दो, लेकिन अन्य कोई भी व्यक्ति के हित को कोई समस्या नहीं आ जानी चाहिए। तो लगभग सिमिलर सी अवधारणाएं हैं, थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस है। जैसे जैसे राजनीति विज्ञान आगे बढ़ेगा ये कंसेप्ट आपके क्लियर होते होते जाएंगे। तो फिलहाल तो आप इतना माने कि सोफिस्ट विचारक कैसे हैं? मानववादी हैं, व्यक्तिवादी हैं, सामाजिक समझौतावादी हैं। एक तीसरा शब्द और आ गया, सामाजिक समझौतावादी। सामाजिक समझौतावाद क्या होता है? राज्य का निर्माण कैसे हुआ इसके संबंध में बहुत सारे सिद्धांत हैं। कुछ सिद्धांत तो कहते हैं कि राज्य दैवीय उत्पत्ति है, भगवान ने इसकी उत्पत्ति की है। कोई सिद्धांत कहता है कि राज्य का अपने आप विकास हुआ है। कोई सिद्धांत कहता है कि राज्य शक्तिशाली व्यक्ति ने अपनी शक्ति के द्वारा उसका निर्माण किया है। और एक सिद्धांत कहता है, ऐसे ही बहुत सारे सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है सामाजिक समझौतावाद। सामाजिक समझौतावाद क्या कहता है कि राज्य का निर्माण व्यक्तियों ने आपस में समझौता करके अपने फायदे के लिए किया है। यह सामाजिक समझौतावाद है, राज्य के निर्माण से संबंधित एक सिद्धांत। तो सोफिस्ट विचारक कैसे हैं? सामाजिक समझौतावादी। ठीक है, अच्छा एक अगली विशेषता आई कि कैसे हैं भाई साहब? सापेक्षतावादी। इस पे अपनी अभी 10 मिनट वार्तालाप हुआ ही है कि सोफिस्ट विचारक सापेक्षतावादी हैं कि निरपेक्षतावादी हैं। ज्ञान और सत्य के संबंध में सोफिस्ट विचारक सापेक्षतावादी हैं। इस पे अपन अभी बात कर चुके हैं काफी डिटेल में। और प्लेटो और सुकरात कैसे हैं? सापेक्षतावादी हैं कि निरपेक्षतावादी हैं? अभी अपन ने डिटेल खोली है, निरपेक्षतावादी हैं। तो हम पढ़ रहे हैं सोफिस्ट विचारक। सोफिस्ट विचारक मानववादी हैं, व्यक्तिवादी हैं, सामाजिक समझौतावादी हैं, सापेक्षतावादी हैं। और एक शब्द और आया, संशयवादी। देखो यहां पे क्वेश्चन बनता है बहुत शानदार। निम्नलिखित में से सोफिस्ट चिंतन की विशेषताओं में क्या शामिल है या क्या शामिल नहीं है?
तो ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये आप पे आनी चाहिए। राजनीति विज्ञान के साथ साथ या राजनीति विज्ञान की अपेक्षा ये टर्मिनोलॉजी फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र में ज़्यादा गहराई से है। तो आप ये समझ लें कि प्लेटो का राजनीतिक चिंतन पढ़ने से पहले प्लेटो का दार्शनिक चिंतन भी आप पे आना चाहिए। तो सोफिस्ट विचारक मानववादी हैं, व्यक्तिवादी हैं, मानववादी हैं, व्यक्तिवादी हैं, सामाजिक समझौतावादी हैं, सापेक्षतावादी हैं, अभी आपने वो ढंग से पढ़ा। और एक शब्द और आ गया, संशयवादी भी हैं। अब बात यह आई कि साहब संशयवाद क्या होता है? संशयवाद ऐसा राजनीतिक दार्शनिक सिद्धांत है जिसके अनुसार परम सत्ता क्या है, किसकी है और उसका स्वरूप क्या है, इसके बारे में निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता, उसको संशयवाद बोलते हैं। फिलोसफी के अंतर्गत ये संशयवाद बार बार पढ़ा जाता है। राजनीति विज्ञान में तो अगर सिर्फ आप एक शब्द के रूप में पकड़ लें जो ही काफी है आपके लिए। तो सोफिस्ट विचारक कहते हैं निश्चयवादी हैं या संशयवादी हैं? संशयवादी हैं। कैसे हैं भाई? संशयवादी हैं। तो ये सोफिस्ट विचारकों की विशेषताएं। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं प्लेटो की पुस्तक है। प्लेटो का मुख्य रूप से राजनीतिक चिंतन उसकी 3 पुस्तकों में रखा हुआ है। 3 पुस्तकों में भाई उसका जो राजनीतिक चिंतन है। वैसे तो प्लेटो ने काफी सारी पुस्तकें लिखी, लेकिन मुख्य रूप से 3 पुस्तकों में उसका राजनीतिक चिंतन रखा हुआ है। तो ये फैक्ट हैं, याद करने हैं आपको। देखो, रिपब्लिक प्लेटो की बहुत ही हिट किताब, स्टेट्समैन दूसरी, स्टेट्समैन और तीसरी दालोज। इन 3 पुस्तकों में प्लेटो का राजनीतिक चिंतन, जो उसका अधिकांश राजनीतिक चिंतन है, वो इन 3 किताबों में है। ठीक है, या प्लेटो की राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तकों में कौन सी हैं? ये 3, रिपब्लिक, स्टेट्समैन, दालोज। अच्छा, अब रिपब्लिक, अब एक एक पुस्तक के अंतर्गत क्या लिखा है वो देखते चलो आगे। रिपब्लिक यह प्लेटो की भाई महत्वपूर्ण पुस्तक है, और प्लेटो की न्याय पर आधारित जो आदर्श राज्य व्यवस्था है, जो कि उसका सबसे महत्वपूर्ण चिंतन है, जो जिसमें उसका जो प्लेटो एक दार्शनिक की तरह जो चिंतन करता है, प्लेटो एक आदर्शवादी की तरह जो चिंतन करता है, ये रिपब्लिक के अंतर्गत करता है। सबसे बड़ा चिंतन किसमें रखा हुआ है? रिपब्लिक में। तो रिपब्लिक क्या है देखिए, यह प्लेटो की महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें कितने अध्याय हैं? 10। ऐसे फैक्चुअल सवाल पूछ लिए जाते हैं पेपर में, याद करना। कितने अध्याय हैं? 10। इस रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? कंसर्निंग जस्टिस, न्याय से संबंधित। रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है भाई? कंसर्निंग जस्टिस या न्याय से संबंधित। इसमें न्याय पर आधारित आदर्श राज्य व्यवस्था का वर्णन है। डायरेक्ट सवाल हिट होगा। न्याय पर आधारित आदर्श राज्य व्यवस्था का वर्णन प्लेटो की कौन सी पुस्तक में है भाई? रिपब्लिक में। न्याय पर आधारित आदर्श राज्य व्यवस्था इसके चिंतन का सबसे बड़ा आधार है, यह सबसे महत्वपूर्ण विचार है। किसमें है? रिपब्लिक में। और क्या क्या है रिपब्लिक में? इसके अलावा दार्शनिक शासक, क्योंकि वह जो न्याय पर आधारित आदर्श राज्य व्यवस्था का वर्णन प्लेटो करेगा, उसमें सत्ता जिसको सौंपेगा वह कौन है? दार्शनिक शासक। तो उसका वर्णन भी रिपब्लिक में ही होगा। ठीक है, यह भी रिपब्लिक में है। दार्शनिक शासक और उसके कर्तव्य, जब दार्शनिक शासक की व्यवस्था रिपब्लिक में प्लेटो करेगा, तो उस दार्शनिक शासक को यद्यपि निरपेक्ष सत्ता या पूरी सत्ता प्लेटो देगा, लेकिन फिर भी उस दार्शनिक शासक के कुछ कर्तव्य भी प्लेटो बताएगा। तो दार्शनिक शासक और उसके कर्तव्य, ये भी किसमें है भाई? रिपब्लिक में। इसके अलावा शिक्षा सिद्धांत, शिक्षा सिद्धांत में अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी। एथेंस व स्पार्टा का जब युद्ध होता है, तो अपनी प्रबल सैनिक शक्ति के कारण स्पार्टा एथेंस को हराता है। प्लेटो एथेंस का था। तो प्लेटो उसी समय तय करेगा जब वह अपनी शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करेगा। किसमें करेगा? रिपब्लिक के अंतर्गत ही करेगा। तो उसमें मानसिक शिक्षा के साथ साथ या वैचारिक शिक्षा के साथ साथ शारीरिक शिक्षा को भी शामिल करेगा। तो प्लेटो ने जो अपना व्यापक या बड़े स्तर पर जो शिक्षा सिद्धांत दिया है, या डिटेल्ड जो एजुकेशनल सिस्टम दिया है, जो शिक्षा सिद्धांत दिया है, वो कौन सी पुस्तक में? रिपब्लिक में। तो देखो, रिपब्लिक में प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत हो गया, दार्शनिक शासक का सिद्धांत हो गया, न्याय पर आधारित आदर्श राज्य व्यवस्था हो गई। ठीक है, इसके अलावा साम्यवादी व्यवस्था का सिद्धांत भी प्लेटो देता है। अब ये साम्यवाद क्या है, शिक्षा सिद्धांत क्या है, दार्शनिक शासक क्या है, दार्शनिक शासक के कर्तव्य क्या हैं, आदर्श राज्य व्यवस्था क्या है, ये सारे अगले 5 क्लासों में होंगे आपके। और ये प्लेटो का चिंतन है। सबसे बड़ा हिस्सा उसका किसमें रखा हुआ है? रिपब्लिक के अंतर्गत। अगली पुस्तकें देखो प्लेटो की।
अच्छा, रिपब्लिक का यूनानी अर्थ क्या होता है? यूनानी भाषा में रिपब्लिक का अर्थ है पोलितिया। ये शब्द पकड़ोगे आप। यूनानी को ग्रीक भी बोल सकते हैं। ग्रीक भाषा में पोलितिया, और जिसका तात्पर्य क्या होता है? राज्य व्यवस्था। रिपब्लिक को यूनानी या ग्रीक भाषा में क्या बोलते हैं? पोलितिया। और पोलितिया का तात्पर्य क्या होता है? राज्य व्यवस्था। यह फैक्ट है, याद कर लो। प्लेटो ने रिपब्लिक में जिस आदर्श राज्य व्यवस्था का वर्णन किया है, उसके बारे में उसका मानना था कि यह व्यवस्था विचार जगत या प्रत्यय जगत, दो बहुत बड़े शब्द आ रहे हैं, विचार जगत या प्रत्यय जगत में संभव है, व्यावहारिक जगत या ऐन्द्रिक जगत या धरती पर विद्यमान नहीं है। यह है प्लेटो का सबसे बड़ा दार्शनिक चिंतन। इसका मतलब समझो। देखो, रिपब्लिक पुस्तक में प्लेटो न्याय पर आधारित आदर्श राज्य व्यवस्था का वर्णन करता है, और वो इतनी बड़े स्तर की काल्पनिक है कि जब मैं उसको पढ़ाऊंगा तो आप भी सोचोगे कि यार प्लेटो क्या सोचता है। अलग ही टॉपिक आएगा उसका, क्लास भी अलग ही आएगी उसकी। इतनी तगड़ी प्लेटो कल्पना कर डालता है कि वो सुनने मात्र से बिल्कुल अव्यावहारिक लगती है कि भाई ये तो संभव ही नहीं है। तो जब प्लेटो से पूछा गया कि आप इतनी भयंकर कल्पना करते हो कि पत्नियों का साम्यवाद, पत्नियों का साम्यवाद, संपत्ति का साम्यवाद, मतलब शासक वर्ग के पास ना अपनी खुद की पत्नियां रहेंगी ना अपनी संपत्ति रहेगी, और उसके बाद अगली पीढ़ी भी प्राप्त करनी है, तो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से फिट महिलाएं और पुरुष उन सबको एक साथ मिलाया जाएगा, एक साथ रखा जाएगा, और उनके संयोग से जो बच्चे पैदा होंगे, ना उन बच्चों को यह बताया जाएगा कि तुम्हारे माँ बाप कौन है, ना माँ बापों को यह बताया जाएगा कि बच्चे कौन है। तो सारे बच्चों के माँ बाप, सारा संरक्षक वर्ग, और सारे संरक्षक वर्ग के बच्चे, सभी के बच्चे। बताओ ये कल्पना संभव है? मतलब ये आज तक के इतिहास में कहीं नहीं हुआ है। तो प्लेटो संपत्ति के साम्यवाद तो फिर भी अस्तित्व में आया है कुछ हद तक, पूरा नहीं कुछ हद तक, लेकिन पत्नियों का साम्यवाद, परिवार का साम्यवाद, ये तो इतनी भयंकर कल्पना प्लेटो ने कर डाली अपनी आदर्श राज्य व्यवस्था के अंतर्गत। तो जब आलोचकों ने प्लेटो से सवाल किया कि भाई ये जो व्यवस्था आप दे रहे हो, आदर्श राज्य व्यवस्था, ये कल्पना है और भयंकर वाली कल्पना है जो व्यावहारिक दृष्टि से तो अस्तित्व में संभव ही नहीं है, कैसे आएगी? तो फिर प्लेटो क्या कहता है कि ये जो, गौर करो, प्लेटो ने रिपब्लिक में जिस आदर्श राज्य व्यवस्था का वर्णन किया है उसके बारे में उसका मानना था, मतलब प्लेटो खुद ही मानता है इस बात को, वो भी कहता है कि यह व्यवस्था विचार जगत या प्रत्यय जगत में संभव है, व्यावहारिक जगत, ऐन्द्रिक जगत या धरती पर विद्यमान नहीं है। अब इसका मतलब क्या है वो समझो। प्लेटो दो प्रकार के जगतों की कल्पना करता है, यहां पे गौर करें। प्लेटो का प्रत्यय सिद्धांत या थ्योरी ऑफ आइडिया का सिद्धांत अगर फिलोसफी या दर्शन शास्त्र पढ़ोगे तो आईएएस मेंस और आरएएस मेंस में बड़ा लोकप्रिय सवाल होता है। आरएएस में तो अब तक सब्जेक्ट हट चुके हैं, आईएएस में तो आज भी चल रहा होगा। 2010 और 2012 से पहले पहले आरएएस में साल दर साल ये सवाल आता था, 200 शब्द में, बड़े शब्दों में, बड़े सवाल के रूप में, और आईएएस में तो आता ही था। तो प्लेटो का प्रत्यय सिद्धांत या थ्योरी ऑफ आइडिया, ये क्या चीज है भाई? प्रत्यय सिद्धांत, प्लेटो का प्रत्यय सिद्धांत, थ्योरी ऑफ आइडिया, इसका मतलब क्या, ये समझो। देखो, प्लेटो दो जगतों की कल्पना करता है, प्रत्यय जगत या इसका ही पर्यायवाची है विचार जगत। इसको इंग्लिश में आइडिया बोलते हैं, विचार या प्रत्यय को आइडिया, ठीक है। और दूसरा जगत कौन सा है? व्यावहारिक जगत, व्यावहारिक या ऐन्द्रिक, व्यावहारिक जगत या ऐन्द्रिक जगत। इनका मतलब क्या है? हम अपनी इंद्रियों के द्वारा इस जगत को जो देखते हैं, जो हमारे इंद्रिय अनुभव का विषय है। जैसे हम देख रहे हैं, ये डिजिटल बोर्ड है, ये कैमरा है, ये मैं हूँ, ये आप हैं, और ये दुनिया है। आप घर से बाहर निकलोगे, गाड़ी, घर के अंदर गाड़ी है, मोटरसाइकिल, टीवी, कूलर, फ्रिज, जो भी आप देख रहे हैं, मैं, आप अपनी आंखों के द्वारा जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं,
इस जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं, मतलब इस जगत की, इसको इहिलौकिक भी बोल सकते हैं, शब्दों में कुछ भी बोल सकते हैं इसको। इहिलौकिक मतलब इस लोक से संबंधित। इहिलौकिक व्यावहारिक, मानव व्यवहार में जो देखा जा रहा है। इंद्रिक अपनी इंद्रियों के द्वारा जो देखा जा रहा है, मतलब मृत्यु लोक, मतलब ये धरती जिसको तुम आसपास देख रहे हो। प्लेटो कहता है ये व्यावहारिक जगत है, इंद्रिक जगत है और इहिलौकिक जगत है। इसकी सत्ता क्या है? परिवर्तनशील है, नश्वर है, यह सत्य नहीं है। यह है प्लेटो का चिंतन। जिसको तुम कहते हो ना कि इंद्रियों के द्वारा जो अनुभव किया जा सकता है वो तो सत्य है। हाथ कंगन को आड़सी क्या, ये तो इंद्रिय अनुभव का विषय है, तो ये तो बिल्कुल सत्य है, साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। आनुभविक भी बोल सकते हो, इसी को आनुभविक जगत भी बोल सकते हो। एक और शब्द आनुभविक, मतलब जिसका अनुभव किया जा सकता है। प्लेटो कहता है कि इसकी ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। सत्य क्यों नहीं है? क्यों? प्लेटो कहता है कि इस जगत की चीजें क्या होती हैं? परिवर्तनशील हैं। कैसी हैं? परिवर्तनशील। आज आप हैं, मैं हूं, हम 100 साल बाद नहीं होंगे। सही बात है। ये शहर, ये मकान, ये दुनिया तो रहेगी, लेकिन दुनिया के लोग जो आज हैं, दुनिया की वस्तुएं जो आज हैं, वो 1000 साल बाद नहीं होंगे, तो परिवर्तनशील है। प्लेटो क्या कहता है कि जो ज्ञान है वह सत्य है। और सत्य क्या है? जो अभी आपको पढ़ाया। प्लेटो कहता है कि जो सत्य है वह क्या है? अपरिवर्तनशील है, जो कभी बदल नहीं सकता। सत्य क्या है भाई? अपरिवर्तनशील। प्लेटो कहता है सत्य वही है जो क्या होगा? अपरिवर्तनशील होगा। ठीक है भाई। लेकिन इस व्यावहारिक जगत की, इंद्रिक जगत की, या इलौकिक जगत की, या अनुभविक जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो मनुष्य है, घोड़ा है, गधा है, भैंस है, गाय है, ठीक है, भारत की क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, सारे हीरो जो आज जिंदा हैं, ये 1000 साल बाद, 100 साल बाद, 200-500 साल बाद नहीं रहेंगे। तो कहने का मतलब क्या है? ये परिवर्तनशील है। जो परिवर्तनशील है वह सत्य ज्ञान का विषय हो ही नहीं सकता, वह सत्य हो ही नहीं सकता। और जो सत्य नहीं है वह ज्ञान का विषय नहीं हो सकता। तो प्लेटो कहता है कि इस व्यावहारिक जगत की, इंद्रिक जगत की, या इलौकिक जगत की, या अनुभविक जगत की जो वस्तुएं हैं वो सत्य नहीं है, ज्ञान का विषय नहीं है। फिर प्लेटो से पूछा जाए कि भाई साहब सत्य क्या होता है? बन सत्य वो होता है जो क्या हो? अपरिवर्तनशील हो। प्लेटो से पूछा जाएगा भाई, प्लेटो में गाय को देख रहा हूं, मेरे सामने है। प्लेटो कह रहा है गाय सत्य नहीं है, गाय परिवर्तनशील है, गाय आज है, 20 साल बाद नहीं रहेगी। तो फिर सत्य क्या है? गाय का विचार, गाय का प्रत्यय, गाय का आइडिया, वो सत्य है। तो वो क्या होगा? गौत्व। प्लेटो कहता है कि गाय सत्य नहीं है, गौत्व सत्य है। गाय आज है, 20 साल बाद नहीं रहेगी, लेकिन गाय का विचार या गाय का प्रत्यय जो कि गौत्व, जो कि दुनिया भर की सारी गायों के अंतर्गत अभिव्यक्त हुआ है, जिसके कारण उन सभी को गाय कहा जाता है, वो सत्य है, वो हमेशा रहेगा, गाय का विचार हमेशा रहेगा। जैसे इसको इस तरीके से समझो, आज दुनिया में डायनासोर नहीं है। देखो प्लेटो सही कह रहा है, इस बात को समझाने के लिए ये उदाहरण समझ लीजिए। आज दुनिया में एक भी डायनासोर नहीं है, ठीक है, लेकिन डायनासोर का विचार तो है। बिल्कुल परफेक्ट बात है भाई। तो प्लेटो कहता है कि सत्य क्या है? विचारों में है, प्रत्यय में है, आइडिया में है। मनुष्य आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन मनुष्यत्व हमेशा रहेगा। तो प्लेटो कहता है मनुष्य की सत्ता नहीं है, मनुष्यत्व की सत्ता है। मनुष्य का विचार, मनुष्यत्व। आप 10 लोगों को अपने कमरे में लाइए और किसी अनजान से कहो कि भाई साहब ये कौन खड़े हैं, वो सब कहेगा कि यार आदमी खड़े हैं। यूं थोड़ी कहेगा यार गधा आ गया, घोड़ा आ गया, कुत्ता आ गया, ये थोड़ी कहेगा। जबकि सभी के कपड़े अलग, सभी के चेहरे मोहरे अलग, सभी की शकल अलग, ठीक है। और किसी भी देश के को ले आओ, यूं ही तो कहेगा कि आदमी आ गए। कौन है भाई? ये मनुष्य हैं। तो ऐसा क्या था जिसके कारण उन सभी लोगों को मनुष्य कहा गया, जबकि सभी के कपड़े अलग, सभी के चेहरे अलग, सभी का हुलिया अलग, सब कुछ अलग? क्योंकि उन मनुष्यों में कोई ना कोई एक तत्व ऐसा था जो सभी के अंतर्गत अभिव्यक्त हुआ था, वह था मनुष्यत्व। मनुष्यत्व उन सभी में अभिव्यक्त हुआ है। मनुष्यत्व सामान्य है, वो सभी विशेष हैं। ये सामान्य जो तत्व है मनुष्यत्व, वो उन सभी के अंतर्गत अभिव्यक्त हुआ है, जिसके कारण उन सभी को मनुष्य कहा जाता है। ऐसे ही गौत्व,
गौत्व क्या है? एक विचार। अच्छा ठीक है, मनुष्य को आप टच कर सकते हो? कर सकते हो, इंद्रिय जगत की वस्तु है, आंखों के सामने है, टच कर लिया। लेकिन मनुष्यत्व को टच कर सकते हो क्या? नहीं। मनुष्यत्व क्या है? एक विचार है, वो विचार जगत की वस्तु है, प्रत्य जगत की वस्तु है, वही असली सत्य है, ये प्लेटो कहना चाह रहा है। तो प्लेटो क्या कहेगा कि असली जो सत्य है वो प्रत्यरूप है, असली जो सत्य है वो विचार रूप है, असली जो सत्य है वो अमूर्त है। मूर्त नहीं है। कैसा है भाई? अमूर्त है, अतीन्द्रिय है। अगर थोड़ा सा फिलोसफी में और घुसाऊं आपको, अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय मतलब इंद्रियों का विषय नहीं है। आप मनुष्य को देख सकते हो, मनुष्यत्व को देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते। तो ये प्लेटो का थ्योरी ऑफ आइडिया या प्रत्यय का सिद्धांत है। और आगे जब आप प्लेटो पढ़ोगे तो आप ये भी पढ़ोगे कि ये प्रत्यय का सिद्धांत प्लेटो ने अपनी कौन सी पुस्तक में दिया है। तो प्लेटो जो वास्तविक सत्य या असल जो सत्य है उसको मानता है कि सत्ता केवल प्रत्यय जगत या विचार जगत की है, जिसको व्यावहारिक जगत या इंद्रिक जगत या इलौकिक जगत या अनुभविक जगत कहते हैं, जिसको हम अपनी इंद्रियों से देखते हैं या जो हमारे आसपास है, ये असल में सत्य नहीं है। जबकि हम सामान्य व्यक्ति क्या कहते हैं कि यार जो हमारी आंखों के सामने दिख रहा है ये तो सत्य भैया, दुनिया में ऊपर क्या है हमें नहीं पता। अच्छा एक खास बात और सुन लो, प्लेटो जब कहता है कि प्रत्यय जगत या विचार जगत की सत्ता है, व्यावहारिक या इंद्रिक जगत की असल में सत्ता या असल में सत्य नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कहता प्लेटो कि भैया विचार जगत या जो प्रत्यय जगत है वो ऊपर आसमान में परलोक है या स्वर्ग है, या तो धरती है, मृत्यु लोक है। ये विचार नहीं है उसका। उसका ये कहना नहीं है कि प्रत्यय जगत या विचार जगत कहीं कोई आसमान में पाया जाता है। ये मनुष्य के थॉट के लेवल पे पाया जाता है, मस्तिष्क के सोचने के लेवल पे पाया जाता है। इसको केवल महसूस किया जा सकता है, सोचा जा सकता है, इसको देखा जा सकता है। तो अब यहां पे वापस सुन लो, जब प्लेटो से पूछा गया कि तुमने जो आदर्श राज्य व्यवस्था का वर्णन किया है, इसमें इतनी भयंकर वाली कल्पनाएं तुमने कर ली हैं, क्या ऐसी आदर्श राज्य व्यवस्था दुनिया में कहीं मौजूद है, या पास्ट में कभी हुई थी, या भविष्य में हो सकती है, या भाई प्लेटो तूने कभी देखी है? तो फिर प्लेटो क्या कहता है? प्लेटो ये कहता है कि आदर्श राज्य व्यवस्था जिसकी मैं कल्पना कर रहा हूं या जिसका मैं विचार प्रस्तुत कर रहा हूं रिपब्लिक में, वो इस इंद्रिक जगत, व्यावहारिक जगत या इलौकिक जगत के अंतर्गत नहीं है, मतलब इस धरती पे, इस दुनिया में नहीं है। उसकी सत्ता केवल विचार जगत या प्रत्यय जगत में ही है। तो विचार जगत या प्रत्यय जगत का मतलब सोचने के स्तर पे ही आप माने, इसका मतलब ये नहीं माने भाई साहब कहीं स्वर्ग में इंद्र फिंद्र में उसके माप है, वहां ऐसा नहीं है। ऐसा प्लेटो भी नहीं सोच रहा। तो जिस आदर्श राज्य व्यवस्था का वर्णन रिपब्लिक नामक पुस्तक में प्लेटो करता है, उसको वह केवल विचार जगत या प्रत्यय जगत से संबंधित मानता है। इंद्रिक जगत या व्यावहारिक जगत या जो हमारी इंद्रिय अनुभव का विषय है उसमें उसको खुद प्लेटो ही नहीं मानता है। आलोचक तो मानते ही नहीं है, प्लेटो भी नहीं मानता है। ठीक है भाई, अब बढ़ो थोड़ा सा आगे। देखो यहां पे ये पॉइंट लिखा था, प्लेटो ने रिपब्लिक में जिस आदर्श राज्य व्यवस्था का वर्णन किया है उसके बारे में उसका मानना था कि यह व्यवस्था विचार जगत या प्रत्यय जगत में संभव है, व्यावहारिक जगत या इंद्रिक जगत या धरती पर विद्यमान नहीं है। तो इसका मतलब अब तुम बहुत ढंग से समझ चुके होंगे कि प्रत्यय जगत या विचार जगत क्या है, व्यावहारिक जगत, इंद्रिक जगत या धरती पर जो जगत पाया जाता है वह क्या है। प्लेटो असली सत्ता किसकी मानता है? विचार जगत की या प्रत्यय जगत की मानता है। देखो जब भी राजनीति विज्ञान पढ़ोगे एक कोटेशन आपके सामने बार बार आएगी, और अगर आप रिपीटर हैं तो ये सामने आ चुकी होगी। यथार्थ प्रत्ययों की प्रतिच्छाया हैं, ये कोटेशन किसकी है? प्लेटो की। दोबारा गौर करो, यहीं पे लिखते हैं अभी इसको। आईएएस मेंस में 600 शब्दों का ये सवाल होता था फिलॉसफी में। आईएएस मेंस में फिलॉसफी में 600 शब्दों का सवाल होता था, और आरएएस मेंस में फिलॉसफी में 200 शब्दों का सवाल होता था, जो कि सबसे बड़े सवाल होते थे। तो सवाल क्या होता था? एक सवाल आता था, यथार्थ प्रत्ययों की प्रतिच्छाया है, प्रतिच्छाया है। एग्जामिनर ऐसे इन्वर्टेड कोमा में देता था और डैश डाल के लिख देता था प्लेटो। और अगर ये परीक्षा आईएएस होती थी तो उसमें 600 शब्द लिख दिया जाता था।
और ये अगर RS होती थी तो उसमें 200 शब्द लिख दिया जाता था और विद्यार्थी को छोड़ दिया जाता था कि इसकी व्याख्या कीजिए। राजनीति विज्ञान में तुम्हें सिर्फ ये एक लाइन पकड़नी है कि यथार्थ प्रत्ययों की प्रतिच्छाया है, किसने कहा? प्लेटो ने। ठीक है भाई, अब इसका मतलब क्या है वो समझ लो। यथार्थ का मतलब क्या है कि जो ऐन्द्रिक जगत, मतलब इस जगत की जो वस्तु है, जिसको ऐन्द्रिक जगत भी बोल सकते हो और आनुभविक जगत भी बोल सकते हो, वही तो यथार्थ होगा। यथार्थ किसको कहते हैं? जिसका जैसा अर्थ है वैसा, या जो जैसा दिखाई दे वैसा, मतलब इस जगत से संबंधित यथार्थ। ठीक है भाई, यथार्थ प्रत्ययों की प्रतिच्छाया है। किसकी प्रतिच्छाया है? प्रत्ययों की। ठीक है भाई, प्रत्ययों की प्रतिच्छाया है। तो इसका मतलब छाया या प्रतिच्छाया या प्रतिबिंब वो असली होता है कि वो नकली होता है? तो छाया या प्रतिबिंब क्या होता है? नकली होता है। तो किसको छाया या प्रतिबिंब माना जा रहा है? यथार्थ को। मतलब ऐन्द्रिक जगत या अनुभविक जगत की वस्तुओं को क्या माना जा रहा है? प्रतिच्छाया। तो प्रतिच्छाया असली होती है कि वो असली होता है जिसकी वो प्रतिच्छाया है? वह असली होता है जिसकी वो प्रतिच्छाया है। मतलब प्रतिच्छाया तो नकली है, फिर इसका मतलब कोई ना कोई सत्ता है जो असली है, जिसकी वो प्रतिच्छाया है। वो सत्ता क्या है? वो सत्ता है प्रत्यय की या विचार की। तो इस कोटेशन के द्वारा प्लेटो यह कहना चाह रहा है कि असली सत्ता प्रत्यय की या विचार की है, और यथार्थ या इस जगत की जो वस्तुएं हैं वो केवल उनकी प्रतिच्छाया या प्रतिबिंब मात्र हैं। तो इस जगत की वस्तुएं गाय की सत्ता नहीं है, गोतु की सत्ता है। गोतु क्या है? विचार या प्रत्यय है। असली सत्ता उसकी है। दुनिया भर की सारी गायें मर जाएंगी जब भी गोतु या गाय का विचार या गोत्व रहेगा। गाय रहे या ना रहे, इस जगत की वस्तुएं विशेष हैं, वो रहें या ना रहें, प्रत्यय विचार रहेगा। जैसे आज सारे डायनासोर खत्म हो चुके हैं, एक भी नहीं है, लेकिन डायनासोर का विचार है कि नहीं है? डायनासोर का विचार है। इसलिए प्रत्यय या विचार वही असली सत्ता है। यथार्थ या ऐन्द्रिक जगत या अनुभविक जगत या इलौकिक जगत या ये जगत, इसकी सत्ता असल में नहीं है। ये प्लेटो है। तो ये प्लेटो का भाई आपको अभी थोड़ा सा चिंतन कराया है फिलॉसफी का। अब राजनीति विज्ञान में तभी चढ़ ही रहे हैं अपन प्लेटो पे। अच्छा भाई, ये आपके समझ में आ गया होगा। प्लेटो ने जिस रिपब्लिक में जिस आदर्श राज्य व्यवस्था का वर्णन किया है उसके बारे में उसका मानना था कि यह व्यवस्था विचार जगत या प्रत्यय जगत में संभव है, व्यावहारिक जगत या इंद्रिय जगत या धरती पर विद्यमान नहीं है। रूसो ने, यह सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, रूसो ने रिपब्लिक को शिक्षा शास्त्र पर लिखी हुई सर्वश्रेष्ठ रचना माना तथा इससे प्रेरित होकर शिक्षा पर रूसो ने खुद ने किताब लिखी है, द एमिली नामक पुस्तक लिखी। एग्जामिनर बड़ा सरल सवाल पूछता है, किस राजनीतिक विचारक ने प्लेटो की रिपब्लिक को शिक्षा शास्त्र पर अब तक का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना? सिंपल सवाल, सिंपल आंसर, किसने माना? रूसो ने। दूसरा सवाल रिवर्स जाएगा, प्लेटो की रिपब्लिक में दी गई शिक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर रूसो ने शिक्षा व्यवस्था पर अपनी कौन सी रचना लिखी? द एमिली। और जाकिर हुसैन, भारत के राष्ट्रपति, उन्होंने रिपब्लिक का उर्दू में अनुवाद करते हुए कौन सी पुस्तक? रियासत नामक पुस्तक लिखी। तो जाकिर हुसैन ने, जो कि भारत के राष्ट्रपति हुए हैं, प्लेटो की रिपब्लिक से प्रभावित होकर रियासत नामक पुस्तक किस भारतीय विचारक ने लिखी है? जाकिर हुसैन ने। थॉमस मूर, ये थॉमर नहीं है, थॉमस है, थॉमस मूर, थॉमस मूर, इसने पुस्तक लिखी है यूटोपिया, ये रिपब्लिक से प्रभावित है। कंपानेला ने अपनी पुस्तक लिखी है, कंपानेला ने लिखी है द सिटी ऑफ सन, ये भी रिपब्लिक से प्रभावित है। और एक विचारक है फ्रांसिस बेकन, फ्रांसिस बेकन ने अपनी पुस्तक लिखी है द न्यू अटलांटिक, ये सब रिपब्लिक के पैटर्न पर ही आधारित हैं। तो एक सवाल यहां बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रिपब्लिक से प्रभावित होकर नहीं लिखी गई है? तो द एमिली लिखी गई है रूसो ने, रियासत लिखी है किसने? जाकिर हुसैन ने, थॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया लिखी है, कंपानेला ने द सिटी ऑफ सन लिखी है, और फ्रांसिस बेकन ने द न्यू अटलांटिस लिखी है। ये सारी पुस्तकें रिपब्लिक से प्रभावित होकर लिखी गई हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था रूसो, एक ये क्या नाम है, प्लेटो एक सामान्य परिचय,
और उसकी पुस्तकें, और अभी तो उसकी पुस्तकों में हमने केवल रिपब्लिक ही पढ़ा है। अगली जो क्लास जाएगी द स्टेट्समैन, राजमर्मज्ञ, ये भी पुस्तक है, द लॉज भी पुस्तक है उसकी। फिर ये आगे और भी किताबें निकल के आ जाएंगी, उनमें किस किस चीज़ का, फेडो मेनो, बहुत सारी किताबें हैं, उनमें किन किन चीज़ों का वर्णन है प्लेटो के में, उन सबको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस तरीके से जब पढ़ते पढ़ते हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों को पढ़ते हैं तो हमारी कंसेप्ट की क्लैरिटी होती है, और अगर कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाए और फैक्ट हमको याद हो जाए तो फिर परीक्षा चाहे कैसी भी हो, सीट तो हम निकाल ले जाएंगे। तो अच्छा राजनीति विज्ञान पढ़ने के लिए आप हमारा ऐप ज्वाइन कर सकते हैं, पंत इंस्टीट्यूट अलवर ऐप है, वहाँ ये सिलेबस चल रहा है, ये नोट्स वोट्स सब मिल जाएंगे आपको, टेस्ट सीरीज आपकी हो जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया जाएगा, और जितनी भी आपकी प्रॉब्लम होंगी वो सब सॉल्व कर दी जाएंगी। और आप यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, पॉलिटी विद डी पारासर। तो राजनीति विज्ञान में जहाँ कहीं पे कोई भी परीक्षा हो रही होगी देश के अंदर, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, जेआरएफ, किसी भी स्टेट का पीजीटी, उसमें अधिकारपूर्वक इस सब्जेक्ट पे अपना कमांड करने के लिए आप ऐप ज्वाइन करें, पंत इंस्टीट्यूट अलवर। ओके, थैंक यू।